हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं भारत की स्थिति को। तो भारत की स्थिति की यदि बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप में दक्षिण में है। तो इसको हम मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर जो ये है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और इसके दक्षिण में ये आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया स्थित है। यानी कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि एशिया के दक्षिणी छोर पे स्थित है। और इसके अलावा मतलब भारत के साथ साथ और भी कई देश दक्षिण में स्थित हैं एशिया महाद्वीप के। तो ऐसे कुल 8 देशों के संगठन का नाम दक्षेस है और दक्षेस की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। तो इसको भी याद रखना है कि दक्षिणी एशियाई देशों के मतलब दक्षिण एशियाई 8 देशों के का एक संगठन है जो कि दक्षेस है और इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। और जो ये संगठन है दक्षेस, इसके फुल फॉर्म की यदि बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को सार्क भी कहते हैं। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। और वो 8 देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक हमने ट्रिक भी लिख दी है कि MBBS पेन, यानी कि MBBS पेन। तो मतलब MBBS जो डॉक्टर है वो पेन को ठीक करेगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे डायरेक्टली MBBS पेन से भी याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही देश यदि आपको याद हो जाते हैं तो आप लोग जैसे भी मतलब याद हो जाए वैसे याद कर लीजिए। तो M से यहाँ पर हो जाएगा मालदीव और B से हो जाएगा भूटान और एक दूसरा जो B है उससे बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। सभी की यहाँ पर राजधानी लिखी हुई है। मालदीव की माले होती है, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे और पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की काबुल, इंडिया की नई दिल्ली, जबकि जो नेपाल है, नेपाल की होती है काठमांडू। तो ये जो मुख्यालय है सार्क, इसका मुख्यालय भी नेपाल में ही स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो बात हो गई कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया के दक्षिण में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है। तो ये एक ग्लोब बना हुआ है। तो यदि हम ग्लोब पर भारत की स्थिति की बात करें तो इस तरीके से जैसे ग्लोब होता है तो ग्लोब के मध्य से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है जो कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत स्थित है वो स्थित है उत्तर में, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी तरीके से एक रेखा ऐसे निकलती है जिसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखाएं। तो जो मध्य से गुजरती है उसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है ग्लोब में। तो वो भी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, वो बांटती है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। और विषुवत रेखा के सापेक्ष में यदि हम देखें तो भारत उत्तर में स्थित है। तो इस तरीके से ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इसको याद रखना है, यानी कि जो हमारा भारत है वो ग्लोब पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि मध्य से होकर विषुवत रेखा जाती है और उसके ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, तो वो गुजरती है कर्क रेखा। इसको हम आगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो भारत है वो एशिया का देश है और दक्षिण एशिया का है। इसके अलावा ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है, तो ग्लोब पर ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और जो कि विश्व का लगभग 2.4% है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब विश्व में कई सारे देश हैं, उसमें से जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस।
ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है। तो सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद है कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। इन सभी देशों को हम मतलब हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है, इसमें आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है रसिया, फिर है कनाडा, मतलब एक इस साइड से आया फिर एक इस साइड से आया, तो 1 2, पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, फिर है चाइना और उसके बाद है यूएसए। तो 1 2 3 4, यानी कि तीसरे नंबर पे चाइना है और उसके बाद यूएसए 4th नंबर पर है और उसके बाद है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये ब्राज़ील 5वें नंबर पर है और फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा यहाँ पर है ये, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत। तो इसको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले रसिया है, मतलब एक इधर से आया फिर एक इधर से आया, क्योंकि यहाँ पर जो अगर एक ट्रिक से भी याद करते हैं कि RCC, तो C से कनाडा भी होता है और C से चाइना भी होता है, तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले चाइना है कि पहले कनाडा है। तो सबसे बड़ा जो है वो रसिया है। तो इसको इस तरीके से याद रखना कि पहले मतलब इधर से एक होगा फिर एक इधर से होगा, तो पहले रसिया फिर उसके बाद इधर है कनाडा, तो पहले एक इधर से फिर एक इधर से, यानी कि रसिया फिर कनाडा फिर चाइना। तो चाइना रहेगा तीसरे नंबर पे और उसके बाद यूएसए रहेगा 4th नंबर पे। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 और 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। तो इसको इस तरीके से याद रखना है। तो जो हमारा भारत है वो 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और आगे अगर बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसको भी याद रखना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो ये है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। तो ये आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी याद रखना है। इसके अलावा भारत का विस्तार लगभग 30 देशांतर में है। तो एक देशांतर के बराबर होता है 4 मिनट। इस तरीके से सूर्य के प्रकाश को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, क्योंकि एक देशांतर के बराबर 4 मिनट होता है। तो भारत का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर में है। तो 30 डिग्री में हम 4 से यदि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा 120 मिनट आ जाएगा, और 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2 घंटे का। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो भारत में 82.5 देशांतर रेखा को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। तो इसको भी याद रखना है कि जो भारत का मतलब भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 देशांतर, और जो कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। और ये जो मानक रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। और भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये भी याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो भारत का टाइम है वो लंदन के टाइम से कितने घंटे आगे है। तो ये आगे है 5.5 घंटा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले ये यहाँ पर गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात के बाद ये जो राजस्थान है, तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान में ये यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा जा रही है, मतलब बहुत थोड़ा सा होकर के गुजरती है राजस्थान से। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और फिर झारखंड के बाद ये है हमारा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है।
तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो कर्क रेखा है वो सबसे कम किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम ये राजस्थान से होकर के जाती है और सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। तो इन पॉइंट्स को भी याद रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश व न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है, ये अभी हमने बता ही दिया। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। मतलब जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर के गुजरने के साथ साथ ही झारखंड की राजधानी रांची से भी होकर के गुजरती है। मतलब जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप है। मतलब कर्क रेखा पर जो स्थित राजधानी है वो रांची है, जबकि गांधीनगर और भोपाल ये भी उसी के समीप ही हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के तटीय राज्य 9 राज्य हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दक्षिणी भारत का मैप हमने बनाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो तटीय राज्य हैं 9, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्य हैं। इनसे जुड़े हुए भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको आप लोग देख लेंगे। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य होता है वो गुजरात है, और सबसे कम तट रेखा वाला जो राज्य ये गोवा है, बहुत छोटा है यहाँ पर। तो सबसे कम तट रेखा इसी की है, गोवा की। और पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। यदि ओवरऑल पूछा जाए कि जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो गुजरात है। लेकिन पूर्वी यदि या पश्चिमी इस तरीके से पूछा जाता है, मतलब पश्चिमी में तो गुजरात ही रहेगा और ओवरऑल भी गुजरात ही रहेगा, क्योंकि सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की ही है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाता है कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और पूर्वी तट पर सबसे कम तट रेखा वाला राज्य तो वो है पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि की यदि बात करें, मतलब मुख्य भूमि से मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा भारत है, आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया है, तो इसकी जो मुख्य भूमि है तो यहाँ से गुजरात से शुरू होकर के ये इस तरीके से ये इसकी मुख्य भूमि वाला तट मतलब तटरेखा है। और यहाँ पर क्योंकि ये लक्षद्वीप है इधर और ये अंडमान निकोबार है, तो ये मुख्य भूमि में नहीं है, मुख्य भूमि में इतना ही है और ये भी इसी का पार्ट ही है। तो यदि हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, भारत की तटीय सीमा है जो मुख्य भूमि है वो है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों समेत यदि इसकी सीमा को हम जोड़ लें तो ये है 7516 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो भारत की कुल सीमा है वो है 22,716 किलोमीटर। तो इसको आप लोग अलग अलग भी याद रखेंगे कि स्थलीय कितनी है और तटीय कितनी है, तटीय में भी मुख्य भूमि में कितनी है, और यदि द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो कितनी है, और टोटल कितनी है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है पहले राज्य था, जिसे कि 5 अगस्त 2019 को मतलब उसका जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। यानी कि इन्हें अलग मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाया कब गया था, 2019 5 अगस्त को, जबकि अस्तित्व में आते हैं 31 अक्टूबर 2019 को ही। चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब व हरियाणा की राजधानी भी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो चंडीगढ़ है वो एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इस तरीके से ओवरऑल यदि हम देखें तो चंडीगढ़ 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़ स्वयं चंडीगढ़ की भी राजधानी है और पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा दादरा नागर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो इसको हम
मैप में एक बार देख लेते हैं कि जो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। तो इसी की सीमा पर यहाँ पर स्थित है दादरा एवं नगर हवेली। तो इसको भी याद रखना है कि जो दादरा नगर हवेली है ये महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता, जिसे कि सर क्रीक भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है, वह सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्योंकि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है, तो गुजरात में ही सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसे गुहार माता या सर क्रीक भी कहते हैं, ये है। और भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा भारत में वर्तमान में यदि राज्यों की बात करें तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन पर हम कल बात कर लेंगे आगे। अभी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।